हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास में। तो आई होप कि आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 4 का परिचय देखने वाले हैं। प्रश्नावली 4 का नाम है सारणिक, जिसे हम इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आज इसका हम परिचय देखने वाले हैं। तो आइए इसे हम आज का परिचय स्टार्ट करते हैं। तो परिचय स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। तो आई होप कि आप लोग ने मेरा चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए आज का हम सारणिक डिटर्मिनेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए सारणिक यानी चौथा नंबर चैप्टर क्या है, सारणिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आज हम परिचय करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का परिचय तो बाद में किया जाएगा, लेकिन इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस 4 नंबर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। तो देखिए 4 नंबर में पहले क्या करेंगे, सारणिक का परिचय। ऑब्वियसली सारणिक है तो इसका पहले परिचय भी होगा। तो इसका पहले 4.1 में हम करेंगे परिचय, सारणिक का परिचय। फिर उसके बाद सारणिक के गुणधर्म, सारणिक का 6-7 गुणधर्म उसको पढ़ना है। उससे मतलब कि सारणिक का मान निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। बस 4.2 में यही है गुणधर्म। और तीसरा नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि आपने क्लास 10 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यहाँ पे भी वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि ये बहुत ही आसान है। और फिर उपसारणिक और सहकर्ण निकालेंगे, यानी ए और ए डैश हमें निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो उसके बाद ये क्या है, आव्यूह के सहकर्ण और व्युत्क्रम, ये भी इससे संबंधित है। और इसके बाद रैखिक समीकरण के निकाय का हल, यानी कि ये रैखिक समीकरण के निकाय का हल आव्यूह के सहकर्ण एवं व्युत्क्रम से संबंधित है। यानी ये तीनों जो हैं आपस में संबंधित हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। तो आइए अब हम इसके आगे समझते हैं। तो सबसे पहले सारणिक कहते किसे हैं, सारणिक किसे कहेंगे। तो देखिए सारणिक हम यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा इसका। सारणिक एक वर्ग आव्यूह का सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित विशेष संख्या है, यानी विशेष संख्या है। सारणिक का ये डिफिनेशन हो गया, विशेष संख्या है। यानी सारणिक क्या है, तो सारणिक का सबसे पहले सारणिक है क्या। सारणिक का अगर पूछा जाए तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित विशेष संख्या है, यानी कि सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या है। इसके आगे अब हम देखते हैं, सारणिक जो होता है वो केवल एक वर्ग आव्यूह ही होता है। यानी सारणिक जो है वो हमेशा वर्ग आव्यूह रहेगा, वो कोई भी मतलब कि संख्या और नहीं हो सकता है। सारणिक जो है हमेशा वर्ग आव्यूह रहेगा। सारणिक मतलब वर्ग आव्यूह जो है हमेशा सारणिक ही रहेगा। यानी वर्ग आव्यूह आप किसे कहते हैं, तो 3 पॉइंट प्रश्न बोले 3 दशमलव आव्यूह में आपने पढ़ा था वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या के। मतलब वर्ग आव्यूह क्या है, स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या सेम होनी चाहिए। मान के चलिए कि हमारे पास स्तंभ है, स्तंभ और पंक्ति की संख्या होनी चाहिए सेम। स्तंभ हमारे पास है तो 2 है, तो पंक्ति भी हमें 2 चाहिए, यानी कि 2x2 का ये आव्यूह बन गया। यानी कि हमें जो है वर्ग आव्यूह जो होना चाहिए उसका 2x2, मतलब कि एक तरह का स्तंभ और पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। तब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हम समझ लिए। अब सारणिक का जो है ना मतलब सूचित किसे कहते हैं, सारणिक को सूचित किसे किया जाता है। सारणिक को जो है सूचित किससे हम सब कर सकते हैं, सारणिक को ऑब्वियसली किसे सूचित कर सकते हैं। सारणिक को पहले तो मोड ए से सूचित हम कर सकते हैं, दोनों साइड एक डंडा, इसको मोड ए कहते हैं। फिर उसके बाद हम डेल से भी सूचित कर सकते हैं सारणिक को। और भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन इन दोनों तरीका ज्यादा यूज होता है सारणिक में। तो ये जो होता है सारणिक में ज्यादा यूज होता है। तो अब आइए हम इसके ऊपर कुछ उदाहरण करके देखते हैं
तो 2 मिनट बने रहिएगा। आई होप कि आप लोग ने वहां तक नोट कर लिया होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास डेल मतलब कि सारणिक हमारे पास दिया गया है, 2 दिया गया है, माइनस में 5 है और फिर 7 है और यहाँ पे 4 है। ये एक हमारे पास सारणिक है जिसमें हमें बोल रहा है सारणिक का मान हमें ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए आपको हमने क्या पहला प्रॉपर्टी बताया था कि सारणिक जो होना चाहिए हमेशा वर्ग आप जो होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों सेम है, यानी कि एक वर्ग अवयव है, तो इसका सारणिक का मान निकल सकता है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सारणिक का मान पहले निकलता कैसे है ये आपको बता दें। आपको बस देखना है कि ना विकर्ण विकर्ण से पहले आपको गुना करना है सारणिक में विकर्ण से गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 2, फिर माइनस का साइन आता है, फिर होता है 7 गुना में हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ तक ठीक। यानी कि हमें यहाँ पे पहले विकर्ण का गुना करना होता है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ता है, फिर दूसरा विकर्ण से गुना करना होता है, फिर जाके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 गुना 8, 8 प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 7 बचे 35, 35 35। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 35 और 8 हो गया हमारे पास 43, 43 हमारे पास आंसर आया। ठीक, ये आ गया हमारा 43 आंसर। और इसके अलावा भी हमें एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे हमें उतना ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा समझ में आएगी। तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है। 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं। आइए जैसे मान चले कि √3, √4, √5, √6 हमें दिया गया एक सारणिक, इस सबका हमें मान ज्ञात करने बोल रहा है। तीसरा नंबर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ऊपर में है 0, 0, 4 और 6 है। अब इसका हमें मान ज्ञात करने बोल रहा है। अब मान के चलिए एक और हम सारणिक ले लेते हैं जिसमें 1, 1, 1, 1, 1 दिया गया है। यहाँ तक तो सब चीज ठीक है। और एक और हम सारणिक ले सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ तक बहुत है, इतना बहुत है, तो इसका पहले हम निकालते हैं। तो पहले विकर्ण को गुना करना होता है आपस में, तो माइनस √6 गुना √3 माइनस करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है माइनस का आता है सारणिक में, और माइनस के बाद गुना करेंगे √5 गुना में √4। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसको करते हैं। देखिए 6 या 18, रूट में 18 हो गया, माइनस हो गया और रूट में 20 हो गया। आप बस यहीं तक, इसको ज्यादा सॉल्व आप नहीं कीजिए, बस यहीं तक इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आंसर निकल गया। इसको ज्यादा अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो और ज्यादा चल जाएगा। तो यहाँ तक में आपका आंसर हो गया सारणिक का, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले विकर्ण 6 गुना 0, फिर माइनस का साइन है, फिर 4 गुना 0, यानी कि 0 माइनस में 0, तो हमारे पास 0 ही बचेगा। तो ये भी हो गया हमारे पास एक सारणिक। अब एक और सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुना में 1, माइनस में 1 गुना में 1, यानी कि 1 माइनस में 1, यहाँ पे भी हमारे पास शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। इस यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके आगे हम जानते हैं। तो आपको हमेशा मन में डाउट आ रहा होगा कि हम यहाँ पे माइनस से क्यों लगा रहे हैं, हर जगह हम सारणिक में माइनस यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस क्यों नहीं लगा सकते हैं, या फिर और कुछ भी क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो आइए हम इसके आगे अब जानते हैं कि यहाँ पे हम माइनस ही क्यों लगाते हैं। तो आइए, आई होप कि आप लोग ने वहाँ एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे सारणिक में हमेशा माइनस ही क्यों लगता है। तो आपको थोड़ा सा पहले पीछे चलना पड़ेगा। तो क्लास 10th में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कक्षा 10th, मतलब कि क्लास 10th में हम चलते हैं। क्लास 10th में आपको अगर अच्छा से आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या था, चैप्टर नंबर 3 का नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। याद आ रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का योग, रैखिक समीकरण योग। ठीक, आपको तो ये चैप्टर का नाम याद ही होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का योग। इस चैप्टर में क्या होता था, हम क्या करते थे पहले मतलब कि हम देखते थे किसी भी मतलब कि x और y का हम मान निकालते थे। जहां पे अगर मान कट गया 2 बिंदु तो वहां पे हम
वहां पे हम निकाल लेते थे मान, जहाँ पे भी दो बिंदु कट गए वहां हम x और y का मान निकाल लेते थे। इस चैप्टर में ये होता था। तो यहाँ पे एक आपने तो पढ़ा होगा कि हम डायरेक्ट भी निकाल लेते थे, फिर एक फॉर्मूला से भी हम निकालते थे। एक वो फॉर्मूला क्या था, a1x प्लस b1y बराबर में होना चाहिए c, नहीं, यहाँ पे प्लस में c1 बराबर में होना चाहिए 0। एक इसका एक था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में होना चाहिए था यहाँ पे 0। आपने ये फॉर्मूला तो कहीं देखा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये वाला बहुत ज्यादा यूज हुआ था। तो आपको इतना भी याद होगा कि सबसे पहले दो, इसमें तीन शर्तें थी। पहला था प्रतिच्छेदित रेखा, फिर एक पहला नंबर पॉइंट में ये हो गया प्रतिच्छेदित रेखा। दूसरा था एक ओवरलैप रेखा, मतलब संपाती रेखा, एक के ऊपर एक रेखा ये बोली थी, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। एक के ऊपर एक रेखा थी जो कि ये हमेशा इसको काटते रहती थी, ये वाला भी आपने पढ़ा होगा। और एक था थर्ड नंबर था कि मतलब कि एक रेखा यहाँ है तो उसके ठीक नीचे है ये रेखा। आपने क्लास 10 में तो यहाँ तक पढ़ा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो होता है ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रतिच्छेदित रेखा, छेदी रेखा, और इसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, इसका नाम है संपाती रेखा। और इसका नाम क्या है आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए कमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसका नाम है समांतर रेखा, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, तो इसका नाम हो गया समांतर रेखा। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब एक दूसरे को अगर कोई रेखा काट रही है तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक ही हल। तो इसका क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा का, तो होता है अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। और संपाती रेखा का क्या होता है, मतलब कि इसको तो हर पॉइंट में काटते रहता है, तो इसका अनंत हल होगा। अनंत हल इसका है। और इसका तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, और आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है a1/a2 does not equal to b1/b2। अब इसका भी एक फॉर्मूला था a1/a2 बराबर b1/b2, और बराबर में होता था क्या बताइए, बराबर में होता था c1/c2। और इसमें क्या होता था समांतर में, यहाँ पे तो वही होता था a1 बाय में होता था a2 बराबर में होता था b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपको यहाँ तक तो याद होगा नहीं, लेकिन आप इतना सा कर दिए तो आपको याद आ गया होगा। तो इतना हमने क्यों किया, 10th का इतना बेसिक क्यों लिया, तो आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल वाला का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर हम रफ यहाँ पे अच्छा से इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सारणी को। यहाँ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले, इतना सा में हो जाएगा हमारा काम। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, a1 पाई में था a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इंटू b2 डज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b2। ठीक है, यहाँ तक सब चीज आपको कोई भी डाउट नहीं। अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस में a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता चला कि हम यहाँ पे माइनस ही क्यों लगाते थे सारणिक में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे माइनस क्यों लगाते थे सारणिक में। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई हो तो हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे रोज हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हम प्रश्नावली एनसीईआरटी का डेली सॉल्व कराते हैं। तो और हम यहाँ पे आपसे एक वादा करते हैं कि हम यहाँ पर रोज आपको प्रश्नावली का सॉल्यूशन कराएंगे, और
एक भी वीडियो, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो क्लास 12 के हर स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ और लिए हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।